नमस्कार बच्चों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से जनरल साइंस की क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही उपयोगी हमारी क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिए होगी। हम लोग अपने ये बायोलॉजी की क्लास में, जनरल साइंस में बायोलॉजी की क्लास इस समय कर रहे हैं। तो उसी बायोलॉजी की क्लास में एक नया टॉपिक, एक नए अध्याय की स्टार्टिंग करते हैं। हेरिडिटी की क्लास, आनुवंशिकता की क्लास किए हुए हैं। उसी हेरिडिटी आनुवंशिकता की क्लास से एक अगली क्लास को जोड़ते हैं जिसमें पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, मेंडल की आनुवंशिकता संबंधी नियम। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता संबंधी नियम, मेंडल की आनुवंशिकता संबंधी नियम, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के आधार पे, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के आधार पे आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम बताए। मेंडल ने अपने प्रयोगों या अपने अध्ययन के आधार पे आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम बताए। पहले तो उन तीनों नियमों को हमें जानना जरूरी है कि वो 3 नियम क्या है। कभी कभी हमारे एग्जाम में सीधे मेंडल के तीनों नियमों को ही लिखना के लिए कहा जाता है। तो मेंडल के 3 नियम क्या है, इस चीज को जानते हैं। तो पहला मेंडल का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, ये पहला नियम है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन मीन्स बोलते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या फिर इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, की शुद्धता का नियम। ठीक, फिर तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम इनका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको बोला जाता है, हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, तो मेंडल के इन 3 नियम की चर्चा की जाती है। आप सभी से अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। यदि वीडियो पसंद में आए तो कमेंट भी दीजिए कि सर ये क्लास हमें प्रोवाइड कराई जाए, बहुत बेहतरीन क्लास आपके द्वारा दी जा रही है। तो कुछ सजेशन हमको देते रहिए जिससे हम आपको एक नई क्लास, एक नई चीजें आपकी तैयारी के लिए, आपके सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड कराते रहें बच्चों।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये तैयार कर लीजिए कि मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम कौन से दिए। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी इन 3 नियमों को कैसे एक्सप्लेन किया, इस चीजों को हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, 2 तरह के क्रॉस की बात होती है। एक कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नोट करिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोला जाता है एक संकरीय क्रॉस, एक संकरीय, ठीक है, एक संकरीय, ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है कि क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सिंगल ट्रेट। एक ही प्रजाति के 2 जीवों के बीच, एक ही प्रजाति के 2 जीवों के बीच उनके एक लक्षण की यदि अध्ययन किया जाए, एक लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाए तो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्पीसीज बिटवीन सिंगल ट्रेट। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। तो बात हो रही थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकरीय क्रॉस की। ठीक, फिर दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस को कहा जाता है 2 संकरीय क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या कहलाता है? 2 संकरीय क्रॉस। और जिसके बारे में कहा जाता है 2 संकरीय क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्पीसीज, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग 2 डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट। मतलब 2 विभिन्न गुणों के बीच, एक ही प्रजाति के 2 जीवों के बीच जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस, 2 संकरीय क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम परिभाषित करते हैं कि ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग 2 कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, 2 एक ही प्रजाति के 2 जीवों के 2 विभिन्न गुणों के बीच संकरण की प्रक्रिया, क्रॉस करने की प्रक्रिया द्विसंकरीय क्रॉस कहलाती है। ठीक, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के पहले और दूसरे नियम के लिए लागू होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के पहले और दूसरे नियम के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के लिए लागू होता है। फिर बात है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के तीसरे नियम के लिए बताया गया। मेंडल ने अपने तीसरे नियम के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के लिए द्विसंकरीय क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस को बताया। तो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इस चीज को हम आगे जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में क्या इन्होंने बताया। ठीक, तो ये क्लास समझ में आ रही हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इसी की चर्चा करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। देखिए, डोमिनेंस का मतलब है प्रभाविता, मतलब कि जो लक्षण एक तरीके से, इसमें ये बताया गया जैसे 2 कैरेक्टर होंगे, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। तो डोमिनेंट मींस इफेक्टिव होगा और रेसेसिव हिडन होता है। जैसे पेरेंट्स के, हम अपनी लोगों की बात कर ले, अपनी स्पीसीज की, तो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर
हम में शो होते हैं, हम लोगों में मीन्स पेरेंट्स के जो करेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में शो होते हैं वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन कुछ ट्रेट जो होते हैं वो हिडन रह जाते हैं, छुपे रह जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, रेसेसिव ट्रेट कहलाता है। ठीक, वो रेसेसिव हो जाता है। ये फिर दूसरी चीज है पर लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो सेग्रेशन की मीनिंग कही गई है कि पृथक्करण मीन्स सेपरेशन। तो क्या होगा कि जब ये प्रक्रिया होती है ह्यूमन बींग्स या किसी भी एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो कहा गया कि उनके गैमेट का सेपरेशन होगा। एलिल पेयर जो होंगे, जीन के जो पेयर होंगे एलिल, उन एलिल पेयर से गैमेट का सबसे पहले सेग्रेशन होगा। अब गैमेट सेग्रेट करके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। मीन्स गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होगा जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वही कहा गया है, उसमें क्या होता है, लार्ज सेग्रेशन फॉलो होता है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग एज एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बताया गया कि मेंडल ने पी प्लांट, मटर के पौधों का चुनाव किया अपने हेरिडिटी, आनुवांशिकता के प्रयोग की स्टडी के लिए। ठीक है, अपने आनुवांशिकता की स्टडी के लिए मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का प्रयोग किया। तो यहाँ पर बोला गया कि जो ये इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन आते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग ए सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो यहाँ पर पी प्लांट की दो स्पीसीज को लिया मेंडल ने पी प्लांट के एक स्पीसीज के, ठीक है, एक स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म लिए और उनकी एक ट्रेट ली। ट्रेट क्या की जा रही है, ट्रेट के बारे में कहा गया कि प्लांट की साइज ली गई। प्लांट की क्या ली गई, साइज ली गई। और प्लांट की साइज कैसे ली गई, एक को बोला गया टाल प्लांट्स, ठीक है, कैपिटल टी क्या बोला गया, टाल प्लांट बोल दिया गया। और स्मॉल टी को शॉर्ट प्लांट या डॉर्फ प्लांट बोला गया, या डॉर्फ प्लांट बोला गया। ठीक, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ट्रेट हो गए, पी प्लांट के क्या हो गए, ट्रेट हो गए। कैसी ट्रेट है इनकी, हाइट की ट्रेट है। ठीक है, एक ही ट्रेट लिया गया, हाइट। ठीक, और दो ऑर्गेनिज्म लिए गए। दो ऑर्गेनिज्म मींस यहाँ एक टाल प्लांट और दूसरा क्या होगा, डॉर्फ प्लांट। ठीक है, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम। किसकी स्पीसीज है, पी की, मटर की स्पीसीज है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही कह रहा है कि क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक टाल प्लांट हो गया, एक क्या हो गया, डॉर्फ प्लांट, हैविंग सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज है, पी प्लांट है, क्या है, पी प्लांट लिया गया। और सिंगल ट्रेट क्या लिया गया, हाइट की ट्रेट ली गई। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच जब क्रॉस हुआ तो देखिए सबसे पहले आपको सेल डिवीजन पढ़ाया गया। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाई गई। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होती है वो जनन कोशिकाओं में होती है। ठीक, संतत कोशिकाओं के निर्माण में होता है, मतलब जर्म सेल में। ठीक, जर्म सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले इन एलिल से, जो एलिल है जीन पेयर है, मींस जेनेटिक कोड प्लांट्स के, ठीक है, तो इनसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इनसे क्या होगा, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। इसका एक गैमेट कैपिटल टी, इसका एक गैमेट कैपिटल टी, इसका एक गैमेट निकलेगा तो इसका एक गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी, इसका एक गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी। कौन सा सेल डिवीजन होगा भाई, मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद इसमें क्या बन गए, गैमेट बन गए। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद क्या बन गया, गैमेट बन गया। अब गैमेट बनने के बाद फिर इनका क्या हुआ, क्रॉस हुआ। गैमेट बनने के बाद एक गैमेट क्या हुआ, ट्रांसफर हुए एक तरीके से। क्रॉस जब हुआ तो इनके गैमेट ट्रांसफर हुए। तो गैमेट ट्रांसफर होने पर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर दूसरा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी,
ठीक। फिर तीसरा अभी जब इसके दूसरे गैमेट का ट्रांसफर होगा तो ये भी क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे फर्दर फिर से क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। तो मतलब इसमें जो पहले कैरेक्टर में जो पहला जनरेशन है F1 फर्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन में 4 नए जाइगोट बन गए। इस जनरेशन में क्या बन गए, 4 नए जाइगोट बन गए। और ये सभी जाइगोट जो बने, ये सभी जो जाइगोट बने, ये जाइगोट टाल प्लांट के हुए। ये जाइगोट क्या मिलेंगे, टाल प्लांट के बने। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पहले जनरेशन में जाइगोट किसके बने, टाल प्लांट्स के बन गए। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पहले में ये सब टाल प्लांट के जाइगोट बन गए। मतलब पहले जनरेशन में टाल प्लांट, टाल ट्रेट जो है इसकी क्या हो गई, डोमिनेंस हो गई। बाकी डॉर्फनेस इसकी क्या रह गई, रेसेसिव रह गई। डॉर्फनेस इसकी क्या रह गई, रेसेसिव रह गई, मीन्स शॉर्ट रह गया, ये छोटा रह गया, छोटी साइज इसकी रेसेसिव रह गई, वो शो नहीं हुई। तभी बताया गया डोमिनेंट मतलब जो दिखाई देगा, जिसका अपीयरेंस होगा, और रेसेसिव जो हिडन होगा। रेसेसिव जो क्या होगा, हिडन होगा। ठीक। तो फिर अब इसी जाइगोट को, ये जो जाइगोट बना इसका F2 जनरेशन फिर से सेल्फ क्रॉस कराएगा। सेल्फ क्रॉस कराने में इन्हीं जाइगोट का फिर से इन्वॉल्वमेंट हुआ, और इन्हीं जाइगोट के इन्वॉल्वमेंट से एक तरीके से फिर से क्या होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पुनः एक क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इन कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच सेल्फ पॉलिनेशन फिर से हुआ, सेल्फ क्रॉस करा दिया इन्होंने। मेंडल ने इसी ट्रेड के बीच क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो फिर से वही प्रोसेस, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन्हीं के बीच जब सेल्फ क्रॉस कराया, तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बनी, देखिएगा। तो कैपिटल टी बना, क्या बना, कैपिटल टी मीन्स टाल प्लांट हो गया। फिर अगला एलिल का सेपरेशन हो गया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक। फिर दूसरे फैक्टर, एलिल के दूसरे फैक्टर का सेपरेशन हुआ, तो दूसरे फैक्टर और इसके पहले फैक्टर से तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। फिर इसका दूसरा फैक्टर इसके दूसरे फैक्टर से कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक। तो ये सेकंड जनरेशन F2 आ गए। क्या आ गए, F2 जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या मिल गए, जाइगोट बन गए। सेकंड जनरेशन के जाइगोट मिल गए। ठीक। तो अब इस सेकंड जनरेशन के जो जाइगोट बने, इसमें ध्यान दीजिएगा, सेकंड जनरेशन के जाइगोट में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर पहले जनरेशन से मिले। पहले जनरेशन में जो ट्रेट रेसेसिव थे, वो भी ट्रेट यहाँ पर परिलक्षित हुए, दिखाई दे, डोमिनेंट हो गए। जैसे पहले जनरेशन में डॉर्फनेस जो होगी, डॉर्फ प्लांट की टेंडेंसी यहाँ पर छिपी रह गई, रेसेसिव रह गई। लेकिन इस सेकंड जनरेशन में क्या हो गई, सेकंड जनरेशन में हमें स्मॉल टी के रूप में दिखाई दी। सेकंड जनरेशन में हमें स्मॉल टी के रूप में, डॉर्फनेस के रूप में क्या हुई, अपीयर हुई। तो एक तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ इन सभी में, और इन सभी में डोमिनेंस ट्रेट दिखाई दिया। मतलब उस पी प्लांट का एक कैरेक्टर शो हुआ। ठीक है, पी प्लांट का एक ट्रेट क्या हुआ, शो हुआ। जिस ट्रेट के शो होने में इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, जीन की थी। किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जीन की थी। यही जीनिक पेयर, जो एलिल पेयर थे। ठीक। फिर इसी घटना के दौरान इनमें इन एलिल का सेग्रेशन हुआ। इनमें इन सभी एलिल का क्या हुआ, सेग्रेशन या सेपरेशन हुआ। भाई यहां से गैमेट फॉर्म के लिए एलिल पेयर का क्या होगा, चाहे F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, एलिल सेपरेट होके, सेग्रेट होके नए ऑर्गेनिज्म, एक नई वैरायटीज के प्लांट्स को दे रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं उम्मीद है कि निश्चित ही आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और अंत तक वीडियो को देखने का प्रयास करिए। निश्चित ही आपकी जानकारी की चीजें हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
देखिए अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ कैपिटल टी का ट्रेट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और स्मॉल टी मिला। ठीक है, मतलब 3 ट्रेट मिल गए। क्या मिल गए भाई? 3 ट्रेट हमें यहाँ पर दिखाई दिए। कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या था? टाल प्लांट के लिए था। स्मॉल टी क्या था? डॉर्फ प्लांट था। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक नया ट्रेट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या बता रहे हैं, इस चीज को देखिएगा। कैपिटल टी जो बताएंगे ये प्योर टाल है। ठीक है, जो F2 जनरेशन में नए पौधे की उत्पत्ति हुई पी प्लांट से, वो प्योर टाल थे, मतलब पेरेंटल की तरह टाल मिले। ठीक है, लेकिन इन 2 कैरेक्टर में ये क्या हुआ है? हाइब्रिड टाल हुए। मतलब ओरिजिनली जो प्लांट जितना टाल था, सबसे टाल, उससे लोअर टालनेस थी, हाइट उससे कम हुई, लेकिन डार्कनेस से ज्यादा हाइट होगी इसकी। और स्मॉल टी जो हुआ ये प्योर डॉर्फ हो गया। स्मॉल टी ये क्या हो गया? प्योर डॉर्फ हो गया। ठीक है, स्मॉल टी क्या हो गया? प्योर डॉर्फ हो गया। तो ये ट्रेड तो सीधे सिंपली फिजिकली ऑब्जर्व होंगे। ये ट्रेड जो होंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या होंगे? जनरली फिजिकली हमें दिखाई देंगे। ठीक है, टालनेस उसकी हाइब्रिड टाल मींस ओरिजिनल टाल से स्मॉलर और सबसे स्मॉल मींस डार्कनेस के इक्वल। तो आपको बताया गया कि जो कैरेक्टर, जो ट्रेट सिंपली हमें दिखाई देते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व होते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जो फिजिकली जिसे हम देख नहीं सकते, वो कहलाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस बोला गया जेनेटिक कॉम्बिनेशन। जीनोटाइप क्या बोला गया? जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक अपीयरेंस। तो जेनेटिक अपीयरेंस इजिली हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जब उसकी जेनेटिक स्टडी की जाती है तब उसके जेनेटिक अपीयरेंस को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो की बात आती है, तो फिनोटाइप रेशियो जो होगा भाई, फिनोटाइप फिजिकल रेशियो इसका, देखिए 3 तो आपको टाल दिखाई देंगे। 3 क्या होंगे इसमें? टाल दिखाई देंगे। और एक क्या हो गया? डॉर्फ दिखाई देगा। मतलब एक ओरिजिनली अपने डॉर्फनेस स्टेट में होगा और बाकी 3 क्या होंगे? हमें टाल प्लांट्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जो रेशियो पूछी जाती है वो 3:1 की हो जाती है। ठीक, फिर इसी में अगला जीनोटाइप रेशियो पूछा जाता है कि जीनोटाइप रेशियो क्या, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन क्या बन रहा है। तो जीनोटाइप रेशियो की यदि बात करें तो देखिए प्योर टाल 1 है, हाइब्रिड टाल 2 है और एक क्या है? प्योर डार्क है। तो इनका जीनोटाइप जो रेशियो होता है 1:2:1 का होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताइए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया भाई? 3:1 हो गया। 3:1 हो गया। जीनोटाइप रेशियो बताइए, तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 हो गया। क्लियर? अब यही चीज कभी परसेंटेज में पूछ लेता है, तो परसेंटेज में यदि फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखिए 3:1 मतलब 75:25% होगा। 75:25% होगा। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पहले सेकंड जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उसमें डोमिनेंट ट्रेट मींस प्योर टाल की कंडीशन 75% होगी और उसकी डॉर्फनेस रेसेसिव ट्रेट की कंडीशन कितनी होगी? 25। एक 75 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 25 होगा। और जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप में 25% रेशियो, 50% रेशियो 25% का होता है। ठीक है, तो ये मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बताया। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को बताया। तो इतनी चीजों को नोट करिएगा, फिर आगे अगली क्लास में हम आपसे अगली चीज के बारे में, इसकी मीन्स तीसरे लॉ की, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की चर्चा
करेंगे। धन्यवाद।